मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराए जाने के निर्देश दिए। कहा, कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर पूरी सावधानी सतर्कता बरतना है जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री इस मौके पर नई शिक्षा नीति 2020 पर भी रखेंगे अपने विचार। मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए 3 तलाक कानून के लाए जाने पर 1 साल पूरा होने पर मौके पर आज मनाया जा रहा है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, महिलाओं को न्याय और सम्मान दिलाना सरकार का है मकसद। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में लिया हिस्सा। समानता और भारत के विश्वास को फिर से दोहराया। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर समान लेकिन उत्तरदायित्वपूर्ण क्षमताओं पर जोर देने की वकालत की। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अनलॉक 3 के संबंध में भारत सरकार की गाइडलाइंस के क्रम में प्रदेश शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाए। उन्होंने कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमन्य की गई विभिन्न गतिविधियों को निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप संचालित कराए जाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर पूरी सावधानी और सतर्कता बरतना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को संक्रमण से बचाव के संबंध में निरंतर जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, जागरूकता अभियान में मास्क के अनिवार्य उपयोग और 2 गज की दूरी बनाए रखने के संबंध में आमजन को जानकारी अवश्य दी जाए। साथ ही अधिक से अधिक लोगों को आरोग्य सेतु ऐप, आयुष कवच कोविड ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर भी अपने विचार रखेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 1 से 3 अगस्त तक चलेगा। केंद्र सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए 3 तलाक कानून लाए जाने को 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुस्लिम महिलाओं से बातचीत की और उनके अनुभव को जाना। इस मौके पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प समावेशी सुधार का है। 3 तलाक कानून के प्रभावी नतीजे सामने आए हैं। तमाम मुस्लिम देशों में इस पर पहले से प्रतिबंध था। 3 तलाक के अपराध बनने से मुस्लिम महिलाओं के आत्मसम्मान में वृद्धि हुई है और वो आत्मनिर्भर बनने की ओर उन्होंने कदम बढ़ाया है। जो संकल्प है वो समावेशी सुधार का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण का है और इसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब घोषणा की कि 3 तलाक जैसी कुरीति, कुप्रथा और क्रिमिनल एक्ट खत्म होना चाहिए, इस कुरीति, इस कुप्रथा और इस क्राइम को ट्रिपल तलाक और तलाक बिद्दत के जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया और जिसका नतीजा है कि एक बिग रिफॉर्म और बेटर रिजल्ट, एक बहुत बड़ा सुधार और बेहतरीन उसका नतीजा हमारे सामने आया है। और इन 1 सालों के अंदर अगर आप देखें तो बहुत बड़ी तादाद में ट्रिपल तलाक के जो केसेस हैं वो खत्म हुए हैं। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि आज का दिन सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं बल्कि हर उस महिला के लिए बेहद खास है जो समाज में सम्मान चाहती है। आज का दिन सिर्फ मुसलमान बहनों का दिन नहीं, ये हर उस हिंदुस्तानी महिला का दिन है जो चाहती है कि महिला को परस्पर सम्मान समाज में मिलता रहे। ये दिन हर उस माँ का दिन है, हर उस पिता का दिन है जो चाहता है कि उसकी बेटी एक सुरक्षित भविष्य को प्राप्त करे। ये दिन हर उस परिवार का दिन है
जो कामना करता है कि समाज में परस्पर हम संपर्क संबंधों के माध्यम से महिला की प्रतिष्ठा को बनाकर रखें। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के मौके पर मुख्य आयोजन को संबोधित करते हुए कहा कि नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान हमारी सरकार का उद्देश्य है। हम देश की महिलाओं को डिजिटली साक्षर बनाने के लिए अभियान चलाएंगे। दुनिया के 20 से अधिक इस्लामिक मुल्कों में 3 तलाक को रेगुलेट किया गया, किसी न किसी प्रकार से रोकथाम लगाई गई। हिंदुस्तान को 70 साल क्यों लगा? और इसके लिए नरेंद्र मोदी का आना जरूरी था? यह पहला सवाल। और मैं चाहता हूं कि आज जब पहली बरसी है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। आपने दहेज कानून बदला, अच्छा काम किया। आपने महिलाओं की क्रूएल्टी के खिलाफ 498 लाया, अच्छा काम किया। आपने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कानून पारित किया, अच्छा काम किया। बहन स्मृति जी बैठी हैं, हमारी सरकार ने रेप कानून में बदलाव किया कि अगर 12 साल से कम की बच्चे के साथ बलात्कार करोगे तो फांसी की सजा हो जाएगी। ये कानून किया। इस पर तो सब खड़े हो जाते थे, लेकिन 3 तलाक पर यह नाइत्तेफाकी क्यों थी? यह है बड़े सवाल। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के मकसद से भारत ने ब्रिक्स देशों में पर्यावरण प्रबंधन को लेकर पहले से चली आ रही सभी अच्छी प्रथाओं को आपस में साझा करने का आह्वान किया है। इस दिशा में भारत ने अपनी ओर से पहल का हाथ भी आगे बढ़ाया है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत के लिए इस समूह का एक विशेष स्थान है। जावड़ेकर ने यह भी कहा कि भारत का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, शमन और अनुकूलन के वैश्विक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बराबरी के साथ बटी हुई जिम्मेदारियां वित्त और प्रौद्योगिकी भागीदारी के प्रमुख स्तंभ हैं। भारत पेरिस समझौते और इसकी जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप लगातार आगे बढ़ रहा है। ब्रिक्स के 5 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई और उस बैठक में कुल मिला के एक दूसरे के साथ ज़्यादा सहयोग करना और जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो बनी है, वैसे ही जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जो एक्शंस एक एक देश ने लिए हैं, उसको साझा करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया जा रहा है। 5 देशों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन से पूर्व अयोध्या में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण के लिए दान का सिलसिला भी तेज हो गया है। विधायक अजय सिंह द्वारा 15 किलो चांदी का दान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को किया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने अयोध्या के चौमुखी विकास के मद्देनजर जिले का स्थलीय निरीक्षण भी किया और महंत नृत्य गोपाल दास सहित प्रमुख संत महंतों से भेंट और मुलाकात भी की। उन्होंने मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी, पुलिस महानिदेशक जितेंद्र अवस्थी, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के साथ ही प्रदेश और जनपद के उच्च अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर संबंधित स्थलों का निरीक्षण भी किया। जिन जिन लोगों ने चांदी दी है वो राम जन्मभूमि में पहुंचा दी जाएगी, वहाँ रहेगी और उसके द्वारा ही मंदिर का निर्माण होगा। भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए 15 चांदी की ईंट 15 किलो 300 ग्राम टोटल है। अपने परिवार के 15 सदस्यों की तरफ से मैंने ये 15 किलो चांदी की ईंट मैंने भेंट किया है। राम के जन्मभूमि के स्थल पर भोग लगाने के लिए 1,11,000 लड्डू तैयार हो रहा है और 11,000 ऐसा टिफिन तैयार हो रहा है। पहले तो भगवान श्री राम का जो भूमि पूजन होगा, वहाँ 101 थाल जाएगा, थाल में सजा करके जाएगा वो अलग से, और बाकी ये लोगों में वितरण होगा।
इसमें बहुत सारी सामग्री होगी, चादर, ये पीताम्बरी होगी, भागलपुरी चादर होगा, मखन्ना का होगा, और अखंड भारत दर्शन जो पुस्तक श्री देवराहंस बाबा जी द्वारा रचित की गई है वो रहेगी, और राम जन्मभूमि का भविष्यवाणी जो बाबा जी किए थे वो पुस्तक रहेगी। तो अयोध्या 5 अगस्त के लिए पूरी तरह से तैयार हो रही है भव्य स्वागत के लिए। अब बात करते हैं एनटीपीसी की। एनटीपीसी को महिला सशक्तिकरण श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित फिक्की जूरी कमेंडेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार एनटीपीसी के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट गर्ल एम्पावरमेंट मिशन के लिए मिला है। एनटीपीसी इस वर्ष फिक्की पुरस्कार प्राप्त करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र उपक्रम है। वर्चुअल 18वें फिक्की पुरस्कार समारोह में एनटीपीसी को यह सम्मान प्रदान किया गया है। वित्त और कॉर्पोरेट राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। एनटीपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह ने कंपनी की ओर से यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि एनटीपीसी ने 10 से 12 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं को समग्र शिक्षा प्रदान करने के लिए गर्ल एम्पावरमेंट मिशन की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम बालिकाओं को एक बेहतर और जिम्मेदार वयस्क नागरिक बनने के लिए तैयार करता है। उनमें जिज्ञासा का भाव भी यह पैदा करता है और बेहतर संचार और सामाजिक कौशल विकसित करने में उनकी मदद करता है। इसके अलावा यह मिशन लड़कियों को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और भावनात्मक लिहाज से विकसित होने में पूरी तरह से मदद करता है। दूरदर्शन केंद्र लखनऊ में अपनी सेवा देने वाले वरिष्ठ तकनीशियन लाल सिंह, सहायक अभियंता विजय कुमार अनिल, कैमरामैन राम मिलन और कैंटीन सहायक राम पांडे कई वर्षों की सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर दूरदर्शन कर्मियों द्वारा सेवानिवृत्त हुए सभी कर्मियों के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि ये सभी कर्मी अपने कामों को सजगता और तत्परता से संपादित करते आए हैं और इनके अच्छे व्यवहार और कार्यकुशलता को देखते हुए दूरदर्शन परिवार उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। राज्य पुलिस के अपर महानिदेशक कानून और व्यवस्था प्रशांत कुमार ने आज लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि कानपुर की चौबेपुर की घटना के संबंध में गिरफ्तार एक अभियुक्त जयकांत वाजपेयी और उसके भाइयों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कराया गया है। उन्होंने जिलों में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए यह भी बताया कि पीलीभीत में चोरी की एक बड़ी घटना का पर्दाफाश किया गया है। जनपद पीलीभीत थाना सुन्नगढ़ी में चोरी की घटना का अनावरण करते हुए प्रकाश में आए 4 अभियुक्तों से 1,08,65,500 रुपये व एक ब्रेजा कार बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त कानपुर नगर थाना चौबेपुर पर जो जघन्य हत्याकांड हुआ था उसमें प्रकाश में आए अभियुक्त जयकांत वाजपेयी निवासी ब्रह्मनगर थाना नजीराबाद कानपुर नगर के विरुद्ध गिरोह बनाकर अपराध करने व अवैध संपत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना नजीराबाद पर मुकदमा अपराध संख्या 219/20 धारा 3.1 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया है। गैंग के अन्य सदस्यों में उनके भाई शोभित वाजपेयी, रजयकांत वाजपेयी, अजयकांत वाजपेयी शामिल हैं। और अब बात करते हैं उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की और उनके परिवारों की जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए बड़ी से बड़ी लड़ाइयां लड़ी और एक सपना देखा, जिस सपने को केंद्र और प्रदेश की सरकार पूरा कर रही है। भारत नेपाल बॉर्डर स्थित लखीमपुर खीरी में कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन के समय मोदी और योगी सरकार द्वारा गरीब कामगारों, किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों और प्रवासी मजदूरों को स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ उनके भरण पोषण के लिए किए गए प्रयासों की
जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों ने सराहना की है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों ने कहा है कि कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में मोदी और योगी की सरकार ने गरीबों को फ्री राशन और अन्न मुहैया कराकर किसी भी गरीब परिवार को भूखा सोने नहीं दिया। जिनके पास कार्ड नहीं था उनको भी राशन दिया गया, जिनके पास कार्ड दूसरे प्रदेशों का था उनको भी राशन दिया गया और दरियादिली दिखा के सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की कोई गरीब खाद्य सामग्री के कारण भूखा न मरे और पूरा प्रशासन इन्हीं गतिविधियों में लगा रहा। 500-500 रुपये खातों में जनधन के ट्रांसफ़र कर दिए गए, जो पेंशन बकाया थी उसका एरियल भुगतान कर दिया गया, जो किसान सम्मान योजना का बकाया था वो भी ट्रांसफ़र कर दिया गया और ये लगा कि गरीबों के लिए सरकार मदद के लिए खड़ी है। उसका लाभ भी मिला। प्रवासी श्रमिक जो तमाम सारे प्रदेशों में थे उनके लिए बसें चलाई गई, निःशुल्क रेलगाड़ियाँ चलाई गई और वो अपने घर में आए। तो मेरा केवल यही कहना है कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में जो गरीबों की मदद की है, जो गरीब महिलाओं की मदद की है, जो साधनहीन लोगों की मदद की है, वो निश्चित रूप से प्रशंसा करने योग्य है। वर्तमान में जो सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ तक भी लॉकडाउन चला, इतनी कुशलता के साथ, इतनी तत्परता के साथ एक गार्जियन का रूप उन्होंने दिखाया कि हमारे देश की जनता के हम वास्तविक पिता के रूप में हम उनकी सेवा कर रहे हैं। और जितने प्रवासी मजदूर थे उनका सबसे अच्छा काम तो हम लोगों को ये लगा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के होने के नाते एक दुख दर्द जितना समाज का हम लोग समझ सकते हैं वो एक अलग चीज़ है। जितना उन्होंने किसी को न भूखे रहने की सौगंध उठाई कि हम किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। लोगों के जनधन खातों में 500-500 रुपया भेजना, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये भेजना, और हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी, ये भी उनके साथ कंधा कंधा मिला के चले और इन्होंने भी हज़ार रुपये 2 बार कि आदमी भूखा ना सोए, भूख से ना मरे, जितना हद तक ये कर सकते थे। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जो देश और प्रदेश को माननीय मोदी जी और योगी जी जैसा नेतृत्व मिला। धन्यवाद। संत कबीर नगर जनपद में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में शामिल सैयद शेर अली और सैयद माजिद अली का परिवार किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये परिवार आज भी संत कबीर नगर के मगहर कस्बे में निवास करता है। 1857 की लड़ाई तो आपको याद होगी। उसी लड़ाई में स्वतंत्रता संग्राम में सैयद शेर अली और 1941 में सैयद शेर अली के पौत्र सैयद माजिद अली स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया, जबकि उनके पौत्र को 1943 में नैनी जेल में बंद किया गया। विशेष बात यह रही कि सैयद माजिद अली ने अपने जीवन काल में मिलने वाली पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार के कोष में दान कर दी। ये परिवार कोरोना काल की परेशानियों में सरकार की योजनाओं की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। मेरे परदादा सैयद शेर अली 1857 की गदर में उन्होंने भाग दिया, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और मेरे पिताजी सैयद मीर माजिद अली, उन्होंने वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 1941 से अगस्त 1941 से नवंबर 1942 तक वो नज़रबंद रहे और वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। हाँ, उस ज़माने में मेरे परदादा के ज़माने में तो मेरा घर 7 बीघा पुख्ता का ये मकान था, जिसको अंग्रेज़ों ने बुलडोज़र से ध्वस्त करा किया था। और उनको मेरे परदादाजी को सैयद शेर अली को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। और मेरे वालिद साहब के समय में सैयद मीर माजिद अली के समय में मेरे पास ड्राइंग एंड पेंटिंग की दुकान थी, जिसको गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया था और भी सारी प्रॉपर्टीज़ को जब्त कर लिया था। और वो लोग इसके बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अपना मत्था को नहीं टेके और हमेशा आज़ादी की लड़ाई के लिए बगावत करते रहे। अंत में उसका परिणाम हुआ कि देश आज़ाद हुआ। फिरोजाबाद में ईद उल अजहा की नमाज शरीयत को ध्यान में रखते हुए उलेमाओं व सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक घरों में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और मास्क लगाकर अदा की जाएगी। कोविड-19 के चलते कोरोना से बचने के सभी उपाय किए जाएंगे
और उलेमाओं ने खुले में कुर्बानी ना करने की हिदायत दी है। मोहल्लों में निगरानी समितियां भी गठित की गई हैं जो मुस्लिम धर्म गुरुओं और सरकार की गाइडलाइंस का पालन न करने वालों व असामाजिक तत्व पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगी। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगी और साथ ही हमेशा की तरह कौमी एकता और भाईचारा भी कायम रखने में प्रयास करेंगी। ईद उल अज़हा इंशाअल्लाह कल मनाई जाएगी और इस सिलसिले में क्योंकि कोरोना वायरस का इस वक्त पूरे मुल्क में शिद्दत हो रही है, इसको सामने रखते हुए हमें ये त्यौहार मनाना है। इसमें हमें सरकारी गाइडलाइन की भी पाबंदी करनी है और शरीयत इस्लाम की भी पाबंदी करनी है। ऐसे में हमें सबसे पहले ये है कि ईद उल अज़हा के दिन हमारी जो नमाज़ें हैं वो नमाज़ें घरों पर पढ़ें। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है जब तक कि ये कोरोना की शिद्दत रहती है। तीसरी बात कुर्बानी को लेकर है कि कुर्बानी हमें ख़ास तौर से अल्लाह को राज़ी करने के लिए करनी है। ये कुर्बानी दिखावे के लिए नहीं करनी है और इसीलिए कुर्बानी अपने घरों में करें या किसी ऐसी बाउंड्री वॉल में की जाए जिसमें किसी भी रास्ता चलने वाले को तकलीफ़ ना हो। सड़कों पर, गलियों पर, चौराहों पर हरगिज़ कुर्बानी ना की जाए। हमारे दिन ने जो गाइडलाइन जारी की है उसी की गाइडलाइन को देखते हुए जो हमारी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, ईद उल अज़हा का त्यौहार हमें उसी के मुताबिक बनाना है और कुर्बानी जो है अपने घर के अंदर रहना है। ईद उल अज़हा की नमाज अपने घर के अंदर ही अदा करना है सोशल डिस्टेंसिंग से, और जो सरकार ने गाइडलाइन की है उस पर हमें चलना है। फिरोज़ाबाद से मौलानाओं ने और सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसका पालन करते हुए लोग ईद उल अज़हा मनाएंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप वाराणसी में कोरोना की टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कराने के लिए वाराणसी के बीएचयू में स्थित चिकित्सा विज्ञान संस्थान के कोरोना डायग्नोस्टिक सेंटर में विशेष व्यवस्था की गई है। कोरोना डायग्नोस्टिक सेंटर के इंचार्ज प्रोफेसर गोपाल नाथ ने बताया कि सेंटर में लगाई गई RT-PCR मशीन पर्याप्त है, लेकिन कोरोना टेस्ट में तेजी लाने के लिए अब नई RNA ऑटोमेटिक मशीन भी लगाई गई है, जिससे जो टेस्ट 2 घंटे 30 मिनट में होता था वो टेस्ट अब मात्र 1 घंटे में हो सकेगा, यानी उससे भी जल्दी। इससे मैन पावर भी कम लगेगी। नई मशीनें आने से टेस्ट की संख्या 2000 टेस्ट प्रतिदिन से बढ़कर अब 3000 टेस्ट प्रतिदिन हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की कोरोना टेस्टिंग होने से इस महामारी पर प्रभावी ढंग से रोकथाम की जा सकेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों और निराश्रित लोगों को उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार के द्वारा अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत लोगों को रोजगार के साथ साथ उन्हें आवास भी मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना को भी शामिल किया गया है। इस योजना के तहत प्रयागराज जिले में अभी तक 10 से अधिक लोगों को आवास मिल चुके हैं। आवास पा चुके गरीबों ने प्रधानमंत्री की इस योजना पर अपना आभार जताया है। प्रधानमंत्री के द्वारा आवास मिल जाने से अब हम लोगों को पक्का मकान बनना संभव हो गया है, ऐसा उनका कहना है, और कच्चे मकान में आने वाली समस्याओं से भी हमें निजात मिल गई है। प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल ने आज लखनऊ में बताया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 12 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि बाराबंकी के 61, अयोध्या के 2, कुशीनगर के 9, गोरखपुर के 80, बहराइच के 12, आजमगढ़ के 12, बस्ती के 11, संत कबीर नगर के 68, सीतापुर जिले के 12, लखीमपुर के 12, सिद्धार्थनगर में 11, बलरामपुर में 3 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अब तक उन्होंने बताया कि इस समय 92,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और लगभग 20,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बाढ़ ग्रस्त हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को हर संभव राहत और मदद उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। प्रभावित जनता को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के साथ साथ
उनके लिए समुचित चिकित्सीय प्रबंध भी किए जाएंगे। जनपदों से जो सूचना प्राप्त हुई है, इससे वर्तमान में प्रदेश के 12 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें 293 गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें से 67 गांव मरून हुए हैं अभी तक। कोई भी व्यक्ति को अगर कोई समस्या है तो जिले के कंट्रोल रूम से संपर्क स्थापित कर सकता है, अथवा जो हमारी राज्य स्तर पे हेल्पलाइन नंबर है जो 1070, मैं अनुरोध करना चाहूँगा समस्त लोगों से कि उसका प्रयोग करें और इसके बाढ़ के संबंध में अथवा अन्य कोई भी आपदा के संबंध में इस हेल्पलाइन का प्रयोग करके हमें सूचित करें, ताकि हम आपकी यथासंभव तत्काल मदद पहुंचा सकें। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 4,453 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इस समय सक्रिय संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 34,968 है। जो लोग कोरोना संक्रमण के बाद ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, उनकी संख्या अब 48,663 हो गई है। उन्होंने बताया कि संक्रमित व्यक्तियों में से 1,630 लोगों की मृत्यु हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस समय आइसोलेशन वार्ड में 34,973 लोगों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में 4,453 संक्रमण के नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 34,968 है। जो लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब 48,663 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से 1,630 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 34,973 लोगों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है और फैसिलिटी क्वारंटाइन में 2,584 लोग हैं, जिनके सैंपल लेकर सैंपल की जांच करवाई जा रही है। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो अपडेशन, ये जो जागरूकता और ये जो आंकड़े हम आपको कोरोना महामारी के दिखा रहे हैं, वो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप अपने आप को इस महामारी से दूर रख सकें, जागरूक हो सकें, सजग रह सकें, ताकि आप इसकी चपेट में ना आए। फिलहाल बुलेटिन के अंत में अब प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराए जाने के निर्देश दिए। कहा, कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर पूरी सावधानी और सतर्कता बरतना है जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री इस मौके पर नई शिक्षा नीति 2020 पर भी रखेंगे अपने विचार। मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए 3 तलाक कानून के लाए जाने के 1 साल पूरा होने के मौके पर आज मनाया जा रहा है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, महिलाओं को न्याय और सम्मान दिलाना है सरकार का मकसद। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में लिया हिस्सा। समानता में भारत में विश्वास को फिर से दोहराया। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर समान लेकिन उत्तरदायित्वपूर्ण क्षमताओं पर जोर देने की वकालत। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।